तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। देश के अंदर छाया योगी मॉडल का फॉर्मूला। जी हां, देश का पहला संपत्ति क्षति दावा अधिकरण उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल हिट रहा। योगी सरकार के वसूली ट्रिब्यूनल में होंगे चेयरमैन और सदस्य। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होंगे अध्यक्ष, जबकि संबंधित मंडल के अपर आयुक्त इसके सदस्य होंगे। लखनऊ में होगी 12 मंडलों की वसूली और मेरठ में 6 मंडलों की वसूली होगी। ट्रिब्यूनल को होगी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां। ट्रिब्यूनल का फैसला होगा अंतिम, किसी अपील की गुजारिश नहीं। तेजी से वसूली का काम शुरू करेगा ट्रिब्यूनल। सीएए एनआरसी के खिलाफ हिंसा के बाद सरकार ने लगाए थे पोस्टर लगाकर बड़े पैमाने पर वसूली हो चुकी है। निजी संपत्तियों के नुकसान का भी मुआवजा दंगाइयों से लिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक ने भी अपनाया है उपद्रवियों के खिलाफ यूपी का योगी मॉडल। क्षतिपूर्ति पाने के लिए 3 महीने के भीतर करना होगा क्लेम। मुकदमे के बाद चार्जशीट के आधार पर ट्रिब्यूनल करेगा वसूली। तो सीएए एनआरसी के खिलाफ हिंसा में करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और योगी सरकार ने उसके तुरंत बाद चिन्हित कर जो सबूतों के साथ चिन्हित किए गए उपद्रवी थे उनके ऊपर वो पूरा ठीक रफड़ा, यानी कि जो वसूली की जानी थी वो उन लोगों से की गई और उस वसूली का इस्तेमाल उन तमाम लोगों की जिनकी क्षति हुई, आर्थिक क्षति उस पूरे मामले में हुई, उनकी आर्थिक क्षति को पूरा किया गया। तो ऐसे में देश के अंदर योगी मॉडल फॉर्मूला छा गया है और कर्नाटक ने भी इसको इसी तर्ज पर एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की है। फिलहाल एक ट्रिब्यूनल बनेगा जिसमें एक रिटायर्ड जज होंगे और वो इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा तमाम इसमें सदस्य होंगे जो कि मंडल के उपायुक्त होंगे। तो संबंधित मंडल के अपर आयुक्त होंगे इसके सदस्य। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, ये ट्रिब्यूनल किस तरह से काम करेगा, कौन इसके सदस्य होंगे, जरा इस ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो सर 19 दिसंबर की अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में हिंसात्मक प्रदर्शन किए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए के सरकारी और प्राइवेट लोगों के नुकसान किए गए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया था कि जिन दंगाइयों ने प्राइवेट संपत्ति को या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उन्हीं की संपत्ति को जब्त करके उसकी भरपाई की जाएगी, जिसकी भरपाई के लिए तमाम तरीके के पोस्टर भी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में लगाए गए। खासकर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में अकेले कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसमें कई बसों को आग लगा दी गई थी, मीडिया की गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। उसके अलावा जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनकी गाड़ियों को जला दिया गया था। उसके अलावा तमाम चौकियों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसका जब सरकार की तरफ से आकलन कराया गया, जिला प्रशासन ने उसका आकलन किया। आकलन करने के बाद जो फुटेज सरकार को दिए गए या जिला प्रशासन को दिए गए, उस फुटेज के आधार पर दंगाइयों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद उनके नाम को सार्वजनिक किया गया और नाम को सार्वजनिक करने के साथ ही उनकी होल्डिंग्स को चौराहों पर लगाया गया। उसके अलावा उनकी संपत्ति जब्त करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जिला प्रशासन ने तमाम लोगों की संपत्ति को कुर्क किया है, जिससे अभी तक अगर हम बात करें तो कई लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। हालांकि तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनसे वसूली की प्रक्रिया अभी तक प्रचलित है। तमाम लोगों की संपत्ति को सीज किया गया है। कहीं ये एक अलग मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाकर तैयार किया है, जिसको अब दूसरे प्रदेश के लोग भी अपनाते हुए देखे जा रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे प्रदेश में हिंसात्मक प्रदर्शनों की बात करें तो जब वहां पर किसी गाड़ी को निशाना बनाया गया, किसी जगह पर तोड़फोड़ की गई है, तो वहां पर भी अब सरकार इसी तरीके का मॉडल अपना रही है कि जिन दंगाइयों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या फिर वहां पर और नीलेश, कहीं ना कहीं ये भविष्य में होने वाले तमाम उन सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले जो सामाजिक तत्व हैं या समाज में कभी अगर दंगे होंगे तो उससे पहले ये खौफ बैठेगा सबके अंदर कि अगर किसी की गाड़ी जलाओगे, किसी का नुकसान करोगे या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारी ही कुर्की होगी, तुम्हें ही भरना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल तुषार, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस निर्णय से तमाम लोग खुश हैं। वहीं तमाम लोग ये भी कहते हुए देखे जाते हैं कि मुख्यमंत्री का जो इस तरीके का आदेश है कहीं ना कहीं आम जनता के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कोई हिंसात्मक प्रदर्शन होता है तो उसमें जनता का काफी नुकसान होता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है। लेकिन अब अगर प्रदर्शन ऐसे होते हैं तो उनकी भरपाई स्वयं दंगाई ही करेंगे। तो ऐसे में जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं या दंगा भड़काने वाले लोग हैं उनमें भी एक खौफ का माहौल बनेगा कि अगर हमने दंगा भड़काया है या फिर कहीं पर तोड़फोड़ की है तो कहीं ना कहीं हमारी संपत्ति को बेचकर। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। प्रयागराज से आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक,
ये फैसला बहुत मायने रखता है कि ट्रिब्यूनल बने और वो वसूली करे, चार्जशीट के आधार पर ट्रिब्यूनल वसूली करेगा। ये पूरे नियम कानून इसके होंगे। लेकिन देखा जाए सीए एनआरसी की आग में प्रयागराज के अंदर भी काफी नुकसान हुआ था, और कोर्ट का मामला जब पहुंचा था, जब विपक्ष कोर्ट में पहुंचा था, हाई कोर्ट में, और उसके बाद वो लखनऊ के अंदर जो बोर्ड लगे थे उस पर मामला चला था। कुल मिलाकर अब देखें तो सरकार के उस योगी मॉडल जिसे कहा गया था उसकी जीत हो गई है। जी तुषार, बिल्कुल कहा भी गया है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप खुद उसमें गिरने के लिए तैयार रहिए। तो ये कहीं से गलत नहीं है और योगी सरकार इसी पर अमल कर रही है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में दंगा हो रहे हैं, दंगे में लोग तरह तरह से नुकसान पहुंचा रहे हो, तो नुकसान की भरपाई अगर उन्हीं से की जाएगी तो जो दंगाई है वो दंगा करने से खासा डरेंगे और किसी भी तरह से सड़कों पर नहीं उतरेंगे और सार्वजनिक सामानों का नुकसान नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो योगी मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं वो खासा प्रचलन में आ रहा है और लोग इससे डरेंगे। हालांकि जो प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान पूरे शहर में हजारों सीसीटीवी लगाए गए हैं और चौराहों पर इन सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। तो अगर कोई भी दंगाई किसी भी तरह से दंगा करता है तो सीसीटीवी से वो पहचान में आ जाता है। यहाँ तक कि कई चोरियां जो हुई हैं, कई तरह के जो दंगे प्रयागराज में हुए थे, उससे सीसीटीवी से लोगों को पकड़ा गया है, जिस वजह से जो प्रयागराज में दंगाई है उनके हौसले पस्त पड़े हुए हैं। और जो भी त्योहार अभी फिलहाल पड़े हैं तो वो सकुशल निपट गया और किसी भी तरह से कोई किसी भी तरह का दंगा देखने को सामने नहीं आया। अभी 5 तारीख को जो भूमि पूजन अयोध्या में किया गया था उस समय भी दंगे की आशंका व्यक्त की गई थी, जिस वजह से प्रयागराज की जो स्थिति थी वो काफी मजबूत थी और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दंगा या किसी भी तरह की कोई खबरें सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर जो तुषार, जो ये योगी सरकार है, इसका जो मॉडल है ये अन्य प्रदेश भी कॉपी कर रहे हैं और काफी बिल्कुल, और कर्नाटक ने कहीं ना कहीं सराहा भी है और इसी तर्ज पर चलने की बात भी हुई है। के हमारे साथ ब्यूरो चीफ मेरठ से जुड़ गए हैं। के 6 मंडलों की वसूली के जिम्मा मेरठ के पास होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम नियम कानून और ट्रिब्यूनल के तौर तरीके बनाए जाएंगे उसमें मेरठ भी खास अहमियत देगा। क्या कुछ अभी तक जानकारी है मेरठ के अंदर? जी, मेरठ जो है वो बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है और मेरठ ये पूरा गाजियाबाद से लेकर उधर सहारनपुर तक और आसपास के एरियो में जितने भी लोग यहाँ पर दंगा करते थे और दंगा यहीं से शुरू होता था या यहीं पे खत्म होता था, उनके लिए ये ट्रिब्यूनल बनने के बाद एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। पिछले 70 सालों में दंगाई काम करते थे, निकल जाते थे। 82 का दंगा हो, 92 का दंगा हो, 97 का दंगा हो या अभी 2 अप्रैल का दंगा हो या 20 दिसंबर की बात हो, यहाँ पर दंगाइयों ने जिस तरीके से करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद सरकार जरूर मंथन कर रही थी कि किस तरीके से इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कानून में इसका प्रावधान है। लेकिन वो दंगाई साफ बचकर निकल जाते थे, जेल में रहते थे, जेल के बाहर आकर फिर अपना काम करने लगते थे। लेकिन अब जो नुकसान करेगा, जो सरकारी संपत्ति का, प्राइवेट संपत्ति का नुकसान करेगा, वो सरकारी कानून के दायरे में आएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। कश्मीर में जब तक इस तरीके की स्थिति नहीं लगाई जाएगी वहां पर भी कंट्रोल नहीं आएगा। कर्नाटका आप बता रहे हैं, कर्नाटका ने किस तरीके से हाथ लिया है रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में, लोग आगे रहते थे, उसने भी हाथों हाथ लिया है। और मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इन सब इलाकों में जिस तरीके से दंगाइयों की एक्टिविटी पर इस अधिग्रहण के जरिए कंट्रोल लगेगा वो काबिले तारीफ है। योगी शासन ने 70 साल में एक ऐसा स्टेप उठाया है जिसमें सीधे दंगाइयों के खिलाफ है। लेकिन के सीधे तौर पर अगर देखें, जिस वक्त ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, तमाम दूसरे लोगों ने भी सवाल उठाया था कि ये बहुत जरूरी इसमें है कि जिन लोगों से वसूली की जा रही है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हो और बहुत क्लियर सबूत हो, कोई निर्दोष इसकी जद में ना आए। जी तुषार, और यही सबसे बड़ी बात है। मेरठ में जब 20 दिसंबर को दंगे हुए थे तो वीडियो फुटेज के आधार पर ही उन दंगाइयों की पहचान की गई थी और पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। विपक्ष का काम तो आवाज उठाना है, क्योंकि राजनीति की रोटी सेकने के लिए विपक्ष के पास कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अगर दंगाई होते हैं, दंगाई ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, दंगाई सिर्फ संवैधानिक कार्रवाई के अंतर्गत आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही योगी सरकार का गठन किया गया था। और अब जब ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया गया, उससे ये जरूर मुतमईन होंगे सभी लोग कि दंगाई अब बचेंगे नहीं। क्यों सरकार उनके ऊपर पैसे खर्च करे, क्यों सरकार की संपत्ति का नुकसान हो। अब वही लोग जो इस संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे वो सीधे सरकार की जद में आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है तुषार, ये टाइम बाउंडेड है। 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 2 सदस्य इसमें सदस्य हैं जो
जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे और सबूत भी सारे आजकल की डेट में, टेक्नोलॉजी के डेट में सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है नीलेश, अभी कितना समय इस पूरे ट्रिब्यूनल को पूरे रूप में आने में और गठित होने में लगेगा? देखिए तुषार, अगर पूरे ट्रिब्यूनल की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे ये अध्यादेश जारी कर दिया था कि इस तरीके की अगर कहीं घटनाएं होती हैं प्रदेश के अंदर तो ऐसे लोगों से ही उनकी संपत्ति को हड़प करके जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ होगा या आम जनता का नुकसान होगा उसका भरपाई की जाएगी। अगर हम 19 दिसंबर की बात करें तो 19 दिसंबर में जितने भी दंगाई थे सबको नोटिस भेजा गया है, उनको एक समय सीमा दी गई है कि अगर इस समय सीमा के अंदर आप पैसा सरकार को जमा कर देते हैं तो आपकी संपत्ति को नहीं हड़प किया जाएगा। अगर उस समय सीमा के अंदर जिन लोगों को नोटिस दिया गया था, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं जमा किया था, उनकी संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया और उसको नीलामी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। लखनऊ के अंदर बात करें तो लखनऊ में जिन लोगों को चिन्हित किया गया था, सबसे पहले उनकी मजिस्ट्रियल जांच हुई। जांच में जब वो दोषी पाए गए तो दोषी पाए जाने के बाद उनकी संपत्ति का आकलन किया गया और उन लोगों ने कितने रुपए का नुकसान किया था उसका आकलन किया गया। उसके बाद उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था कि सरकार लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरीके के काम कर रही है। जिसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से एक अध्यादेश जारी कर दिया गया था कि ऐसे लोग जो समाज के हित में काम नहीं करते उनके तस्वीरें लगाने के, उनके होल्डिंग पोस्टर लगाने के सरकार के पास अब पावर आ चुका है। सरकार जब चाहे जहां चाहे उनके पोस्टर्स लगा सकती है। तो ऐसे में लखनऊ के अंदर हम बात करें तो आधे दर्जन से ज्यादा लोगों से वसूली की जा चुकी है। वहीं ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनको समय सीमा दी गई, जिनके ऊपर करीब किसी के बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, कि आपका भी, नीलेश आपका भी और आलोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े। फिलहाल एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो कि आगे इस पूरे मॉडल को रखेगा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। एसवाईएल पर मीटिंग से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मुलाकात में चर्चा की गई। एसवाईएल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ आज मीटिंग हो रही है। सतलुज यमुना संपर्क यानी कि एसवाईएल पर आज मीटिंग में चर्चा होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को मिलकर हल निकालने का निर्देश दिया है और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब के जो तेवर हैं वो लचकते नजर आए और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बात करने के लिए तैयार है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। जौनपुर से खबर, जहां पर खंड विकास अधिकारी सुजानगंज की घोर लापरवाही उजागर हुई है। कोरोना महामारी के इस दौर में खुली बैठक का आयोजन किया गया और राशन की दुकानों को आवंटित करने के लिए करेंगे खुली बैठक। ग्राम सभा बरहता, घाटमपुर और फरीदाबाद में होगी बैठक। प्राइमरी पाठशाला पंचायत भवन में आयोजित होगी बैठक। 19, 20 और 21 अगस्त को आयोजित होगी बैठक। सुबह 11 बजे से आयोजित होगी बैठक। बैठक के जरिए राशन की दुकानों का होगा आवंटन। खंड विकास अधिकारी सुजानगंज नियमों का पालन करने का दावा कर रहे हैं। किसने दी खुली बैठक में 4-5 हजार लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत? क्या कोरोना महामारी को भूल गए हैं खंड विकास अधिकारी सुजानगंज? जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ग्राम सभा बरहता, घाटमपुर और फरीदाबाद में यह बैठक होगी। खंड विकास अधिकारी सुजानगंज किसने दी खुली बैठक में 4 से 5 हजार लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत? तो जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जौनपुर के खबर, खंड विकास अधिकारी सुजानगंज की घोर लापरवाही उजागर हुई है। मयंक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। मयंक, कोरोना को देखते हुए, कोरोना महामारी के दौर में भी एक खुली बैठक जिसमें 4 से 5 हजार लोग बैठक में शामिल होंगे, ये इजाजत किसने दी खंड विकास अधिकारी को? जी, खंड विकास अधिकारी सुजानगंज ने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र के जरिए उन्होंने ये बताया है कि बरहता, घाटमपुर और फरीदाबाद इन ग्राम सभाओं में खुली बैठक आयोजित होगी, जिसके जरिए राशन की दुकानों को आवंटित किया जाएगा। 19, 20 और 21 अगस्त को बैठक होगी और खुले में बैठक होगी। प्राथमिक विद्यालय और प्रतीक्षालयों में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए राशन की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। ऐसे में खंड विकास अधिकारी सुजानगंज ये कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लेकिन जब खुली में बैठक होगी और 4 से 5 हजार मतदाता इकट्ठा होंगे तो महामारी को फैलने से फिर कैसे रोका जाएगा? जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि खुले में 4 से 5 हजार लोग शामिल होंगे और वहां बैठेंगे, तो इसके लिए तो प्रॉपर तरीके से आपको इजाजत लेनी होगी जिलाधिकारी की तरफ से। जितने भी मतदाता हैं वो सभी अपने मत के जरिए ये निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि राशन की दुकान के लिए योग्य कौन है और उसी के जरिए आवंटन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से
इन्होंने दावा तो किया है कि पूरी तरह से मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा और नियमों का पालन कराया जाएगा, जिससे कहीं से भी कोई असावधानी न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 4 से 5 हजार मतदाता इकट्ठा होंगे, जो कि बड़ी ग्राम सभाएं हैं, जैसे फरीदाबाद ग्राम सभा, घाटमपुर ग्राम सभा और बराहटा ग्राम सभा, ये बड़ी ग्राम सभाएं हैं, यहाँ 4 से 5 हजार मतदाता हैं। तो ये जब इकट्ठा होंगे एक पंचायत भवन में या प्राइमरी पाठशाला में, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग। मेरा सवाल भी यही है कि क्या अधिकारी, जो खंड विकास अधिकारी हैं, वो इजाजत लेंगे इसकी? जिला प्रशासन को उन्होंने सूचित किया है इस बारे में कि 4 से 5 हजार लोगों को हम इकट्ठा करने जा रहे हैं? इन्होंने जारी किया है, उस पत्र में भी इन्होंने सीधा सीधा इस बात का भी जिक्र किया है कि जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय पत्र संख्या 260 के जरिए इन्होंने इस चीज की अनुमति ली है, जिसमें ग्राम पंचायत में खुली बैठक होगी और जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। झांसी से खबर, जहां पर सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात, सर्राफा की दुकान से लाखों की लूट हुई और बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। गरौठा के इंदिरा नगर मेन मार्केट का यह मामला है। झांसी में गरौठा के इंदिरा नगर मेन मार्केट में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 युवक एक सर्राफ की दुकान लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि दोनों सर्राफ की दुकानों में घुसकर जेवर देखने के बहाने लाखों के सोने के जेवरात उड़ाकर रफूचक्कर हुए, लेकिन घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी है। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और इसी दौरान सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी हुई है। तो आपके अपने चैनल न्यूज वन इंडिया की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न्यूज वन इंडिया आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी पूरी निष्ठा से करता है। खास तौर पर कोरोना काल में, कोरोना संकट के दौरान न्यूज वन इंडिया की कवरेज को आम लोगों ने खूब सराहा है। यही वजह है कि हर शहर और हर उम्र के लोगों के बीच न्यूज वन इंडिया लोकप्रिय रहा। अब न्यूज वन इंडिया की सबसे कम उम्र की फैन बनी है शिखानंदा। महज 5 साल की उम्र की शिखानंदा बिहार के गया की रहने वाली हैं। एलकेजी में पढ़ने वाली शिखा ने जब न्यूज वन इंडिया की रिपोर्टिंग करते हुए अपनी वीडियो हमसे शेयर की, तो ये वीडियो हमारे दिल को छूती गई। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसे दर्शकों के साथ भी साझा किया जाए। आप खुद देखिए कि किस तरह से महज 5 साल की प्यारी बच्ची शिखा न्यूज वन इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रही है। अपनी इस छोटी सी और प्यारी फैन को न्यूज वन इंडिया की तरफ से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं, इनके अच्छे भविष्य की कामना। Good morning, ma'am. My name is Shikhananda. I teach in class LKG section D. I study in Frankfurt Galaxy. नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर शिखानंदा फ्रॉम न्यूज वन इंडिया। मैं लेकर आई हूँ देश दुनिया की खबरें। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है वो है कोरोना वायरस, जिससे सारी दुनिया परेशान है। हमारे साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन बनाने में, जिससे लोगों को बचाया जाए कोरोना वायरस से। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं फिर लेकर आऊंगी देश दुनिया की खबरें। तब तक आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया से। थैंक यू। तो चलिए, इसी प्यारी सी क्लिप के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।